ओके, सो अवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ अ म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डन द पीआरआई वाला चैप्टर। काफ़ी चीज़ें पीआरआई से सिमिलर मिलेंगी, काफ़ी यहाँ पे अलग भी मिलेंगी। इसको भी हम इतनी ही डिटेल में बहुत अच्छे से हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, सो म्यूनसिपैलिटीज़, इसको हम अर्बन लोकल बॉडीज़ भी कहते हैं। रेफर टू अ सिस्टम। अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या है, एक ऐसा सिस्टम है ऑफ अर्बन लोकल गवर्नेंस का इंडिया में, कि अर्बन इलाके हैं जो थोड़े से शहर वाले इलाके हैं, उनको ग्रास रूट से किस तरीके से गवर्न किया जाए। एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ अर्बन एरिया थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, सिस्टम ऑफ अर्बन गवर्नमेंट। ठीक है, तो अभी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कैसे है कि जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। एंड इस चीज़ को हमने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करा है, सिस्टम ऑफ अर्बन गवर्नमेंट को, थ्रू द 74th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। सेंट्रल लेवल पे अगर आप देखो कि जो सब्जेक्ट है हमारे अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, वो डेल्ट होता है विद द फॉलोइंग 3 मिनिस्ट्रीज। एक मिनिस्ट्री नहीं करती है ना, जैसे वहाँ पे तो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट थी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वो को देखती थी, लेकिन यहाँ पे 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इसमें ध्यान रखती हैं। जैसे सबसे पहला है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द केस ऑफ कंटोनमेंट बोर्ड्स। ठीक है, मतलब ये जो नॉर्मल अर्बन एरियाज़ हैं वो इसके अंडर आएंगे। ऐसे अर्बन एरियाज़ जहाँ पे आपको पता है कंटोनमेंट बोर्ड्स है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं। ऐसे अर्बन एरियाज़ जहाँ पे हमारी जो कि हमारी यूटीज़ में, यूनियन टेरिटरीज़ में है, तो वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। तो ये तीनों मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं, इनको ध्यान रख लेना है। अब थोड़ा सा एवोल्यूशन पढ़ लेते हैं हमारे अर्बन बॉडीज़ का, कि किस तरीके से कैसा था, एकदम से आ गया क्या, है ना। तो 1968 में पहली बार म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है इंडिया में वो सेटअप एट मद्रास। सबसे पहले जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बढ़ती है वो मद्रास में लगती है, उसके बाद बॉम्बे में, एंड देन कलकत्ता। अगर आप देखेंगे तो सेम, मतलब जो भी हमारी द फेमस प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पे, तो वहाँ पे पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस लगी, आप देख सकते हो। ठीक है, मद्रास में सबसे पहले लगी, दैन बॉम्बे कलकत्ता में लगी। लॉर्ड मेयोज रेजोल्यूशन, लॉर्ड मेयो एक मेयो थे, है ना, हमने पढ़ा भी था 19 कुछ के टाइम पे ये थे। तो ये रेजोल्यूशन लाते हैं ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन पे। किसकी बात करते हैं, फाइनेंशियल की, किस तरीके से पैसे कंट्रोल करने की जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। लॉर्ड जो रिपन है वो एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं जिसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। ठीक है, ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी हम उनको बोलते हैं। तो लॉर्ड मेयो का रेजोल्यूशन कहीं एंड लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन में इतनी सी ध्यान रखना है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इन द एवोल्यूशन ऑफ द अर्बन बॉडीज़ में। ठीक है, रॉयल कमीशन बैठता है डिसेंट्रलाइजेशन पे, चेयर्ड बाय द हॉब हाउस। रॉयल कमीशन डिसेंट्रलाइजेशन का देखो मतलब क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पावर सेंटर पे रहेगी, एकदम यहाँ पे रहेगी, एंड डी का मतलब है कि उस पावर को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ दे देंगे, दैट इज़ नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। तो ऐसे रॉयल कमीशन भी बैठता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919 जो होता है उसमें भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक ट्रांसफर सब्जेक्ट का पार्ट बन जाता है। ट्रांसफर सब्जेक्ट का मतलब है कि जिन चीज़ों पे जो आपकी एग्जीक्यूटिव है दैट इज बिकम रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, एंड कंटोनमेंट एक्ट भी पास किया जाता है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर 1924 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935 से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो एक तरीके से प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया जाता है। मतलब प्रोविंशियल सब्जेक्ट का मतलब है कि अब प्रोविंसेस जो हैं, जो भी प्रोविंसेस है, इट्स लाइक अ स्टेट, वही इन चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो एक तरीके से ये हमारा क्या है, एवोल्यूशन है। सबसे पहले हमारी प्रेसिडेंसीज़ में है मद्रास, बॉम्बे में, उसके बाद लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन जो है थोड़ा बहुत इसको, और फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। कमीशन भी बैठता है, रॉयल कमीशन, एंड उसके बाद जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 है, 1935 है, एक तरीके से मिलकर क्या बना देते हैं इसको, प्रोविंशियल, पहले ट्रांसफर एंड देन प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, एवोल्यूशन को अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो सबसे पहले मद्रास, देन बॉम्बे कलकत्ता। लॉर्ड मेयो लेके आए फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। लॉर्ड रिपन को तो हम क्या बोल रहे हैं, फादर ही बोल रहे हैं। रॉयल कमीशन बैठा वही डिसेंट्रलाइजेशन से लेके। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919 भी ने ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट कर दिया इसको हमारे। ठीक है, एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935 ने इसको एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एवोल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के बारे में। तो हम लेके आए, गवर्नमेंट लेके आई 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 का न्यू, जिसने एक न्यू पार्ट ऐड करा, दैट इज़ 9th A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड दिस पार्ट, जो पार्ट है इसको हमने क्या इंटाइटल करा है, दैट इज़, इसका जो टाइटल है वो क्या है, दैट इज़ द म्यूनसिपैलिटीज़ एंड कंसिस्ट। और ये कंसिस्ट करता है प्रोविजंस आर्टिकल 243P से लेके 243ZG तक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार हमने देखा था वो 243 से लेके 243O तक था, और अब हमारा ये क्या है, 243 से P से लेके 243ZG तक है। ठीक है,
आर्टिकल्स को थोड़ा बहुत याद रखना, क्योंकि देखो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं थोड़ा प्रीलिम्स में, तो दैट मीन्स कि इनके दोनों के आर्टिकल स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है इसने ऐड करा 12 शेड्यूल को भी, जिसमें बेसिकली 18 फंक्शनल आइटम्स है, 18 ऐसी चीज़ों की लिस्ट है म्यूनसिपैलिटीज़, जो कि बेसिकली ये बताता है कि क्या पावर्स, क्या अथॉरिटी किन किन मैटर से रिगार्डिंग देनी चाहिए या फिर दे देनी चाहिए। ठीक है, इट डील्स विद आर्टिकल 243W, और जनरली जो 12 शेड्यूल है किससे अटैच है, आर्टिकल 243W से। द एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द म्यूनसिपैलिटीज़, जो एक्ट है उसने क्या दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया म्यूनसिपैलिटीज़ को, मतलब इससे पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थोड़ी था। ठीक है, दैट इज़ अ जस्टिसेबल पार्ट, जो कि अपने आप में क्या है, जस्टिसेबल पार्ट है, मतलब होनी चाहिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ लिखी है तो। इन अदर वर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट्स आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है कि उनको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा न्यू सिस्टम ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ को। ठीक है, बेसिक मैंने बताया। सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, ठीक है, 3 टाइप की म्यूनसिपैलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्होंने बोले हैं एवरी स्टेट में। ठीक है, अब 3 टाइप की होती हैं, वो डिपेंड करता है ऑन द एरिया एंड जनरली द डेवलपमेंट पे, उसके बेसिस पे 3 कैटेगराइजेशन करें। नगर पंचायत होती है बाय वट एवर कॉल्ड नेम फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया। ठीक है, मतलब क्या है कि ना ही तो वो रूरल रहा है, ना ही वो कम्प्लीटली अर्बन बन चुका है, वो बीच में अटका हुआ है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नगर पंचायत। एग्जाम्पल जो हमारा खुद का गाँव है खेड़ी, वो इसी में आता है। म्यूनसिपल काउंसिल फॉर अ स्मॉलर अर्बन एरिया, म्यूनसिपल काउंसिल है एक छोटे अर्बन एरिया के लिए बनती है, एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक बड़े जो है एरिया के लिए बनती है। देखो काउंसिल एक छोटा वर्ड है, कॉर्पोरेशन बड़ा है, तो काउंसिल से अदर को स्मॉलर एंड कॉर्पोरेशन से अदर को लार्जर। ठीक है, बट देर इज़ वन एक्सेप्शन, ध्यान रखने वाली बात है, हर चीज़ में एक्सेप्शन है, तो इसमें भी एक्सेप्शन है। इफ़ देर इज़ एन अर्बन एरिया वेयर म्यूनसिपल सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय एन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, अगर कोई ऐसा शहरी एरिया है जहाँ पे जो म्यूनसिपल सर्विसेज है, द सर्विसेज जो कि एक म्यूनसिपैलिटी प्रोवाइड कराती है वो सेम ये प्रोवाइड करा रही हैं, और बीइंग प्रोवाइडेड कौन करा रहा है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, कोई एक इंडस्ट्री है जो इस्टेब्लिश कर रही है और वो सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करा रही हैं, देन द गवर्नर मे स्पेसिफाई, तो गवर्नर इस चीज़ में स्पेसिफाई कर सकता है द एरिया टू बी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, कि वो एरिया क्या है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। एंड इन सच अ केस म्यूनसिपैलिटी मे नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और उस जगह पे जनरली हमारी म्यूनसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती। ध्यान रखने वाली बात है पे मे जैसे शब्दों का यूज़ करा, दैट मीन्स कि कंपल्शन नहीं है, दिस इज़ नॉट अ कंपल्शन, बट जनरली ऐसा हो जाता है, और कौन डिक्लेयर कर रहा है, गवर्नर कर रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। नाउ बात करते हैं कंपोजिशन, कौन कौन लोग इसमें होंगे। ऑल द मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़ शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द म्यूनसिपल एरिया। वो कहता है कि जितने भी मेंबर्स हैं हमारे म्यूनसिपैलिटी के, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं हमारे म्यूनसिपैलिटी के, उनको आपको इलेक्ट करना है डायरेक्टली बाय द पीपल। ऑल द मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ म्यूनसिपल एरिया, कि आपको उनको इलेक्ट करना है डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द म्यूनसिपल एरिया, डेली उनको मतलब डायरेक्टली इलेक्ट होंगे वो। ठीक है, द स्टेट लेजिस्लेचर, ये तो बात कर दी है मेंबर्स के बारे में। प्रोवाइड द मैनर ऑफ इलेक्शन फॉर द चेयरमैन ऑफ अ म्यूनसिपैलिटी, लेकिन चेयरमैन का इलेक्शन किस तरीके से होगा, ये किसके हाथ में दे दिया, स्टेट लेजिस्लेचर, वो खुद देखेगी कि किस तरीके से कराने हैं, डायरेक्ट कराने हैं, डायरेक्ट कराने हैं। पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज इन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट द राइट टू वोट, पर्सन जिनके पास ना स्पेशल नॉलेज होती है वो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सकते हैं, बैठ सकते हैं विदाउट द राइट टू वोट, लेकिन ऑफकोर्स उनको हक नहीं है वोट करने का, बिकॉज वो इलेक्ट होकर नहीं आए हैं। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की है, जो कि रजिस्टर्ड है वहाँ पे वोटर्स विद इन द म्यूनसिपल एरिया, ये लोग भी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। दीज आर पीपल जो कि बैठ सकते हैं, मीटिंग्स में बैठ सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं, ये वो सारे लोग हैं। जो चेयरमैन है कमेटीज़ का, अदर देन द वार्ड कमेटी, वो भी आके यहाँ पे बैठ सकता है, अपनी अपनी सलाह दे सकता है। ठीक है, तो कंपोजिशन पूछा था, तो एक तो मेंबर होगा, चेयरमैन होगा, और बाकी सारे जो भी हैं अदर पीपल होंगे। अदर पीपल में देख रहे हैं एमएलए हैं, एमपीज़ हैं, कोई चेयरमैन हुआ, कोई और एक्सपर्ट है जिसको नॉलेज वगैरह है। चेयरमैन को कैसे इलेक्ट करेंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर पे डिपेंड करता है, और मेंबर्स हमारे डायरेक्टली ही इलेक्ट होंगे। बेसिक चीज़ हमने यहाँ देखी। नाउ बात करते हैं वार्ड्स कमेटी को, कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर वार्ड्स विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ म्यूनसिपैलिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख और मोर। मतलब जनरली क्या होता है कि पूरी म्यूनसिपैलिटीज़ है, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं वार्ड्स में। ठीक है, और बहुत सारी 2-3 वार्ड्स को मिला के एक कमेटी बैठती है, इसको हम कहते हैं वार्ड्स कमेटी, है ना। वार्ड कमेटी नहीं है, वार्ड्स मतलब 1 और मोर वार्ड्स, है ना, 2-3 वार्ड्स को मिला के एक वार्ड कमेटी बैठती है। ठीक है, तो इस तरीके से, मतलब अगर मैं इसका थोड़ा सा हायरार्कियल में स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इट इज़ लाइक अ वार्ड, देन देयर इज़ अ वार्ड कमेटी,
द होल इज़ आइदर द म्यूनसिपैलिटी और अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल। ठीक है, इस तरीके से वैसे और जनरल ऐसे हायरार्की मेंशन्ड नहीं है, स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है, बस जनरली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने देख लिया। अब रिजर्वेशन देख लेते हैं सीट्स का। अब कुछ कंपलसरी रिजर्वेशन है और कुछ हमारे वॉलंटरी प्रोविजन है। ध्यान रखने वाली बात है, कंपलसरी क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन एवरी म्यूनसिपैलिटी इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो जो भी हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, उनको उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या देना पड़ेगा, रिजर्वेशन कंपलसरी देना पड़ेगा। रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू SC/ST। तो कहता है कि 1/3 जो सीट्स हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा कम से कम वुमेन के लिए, ये भी कंपलसरी है। अब वॉलंटरी क्या है, यहाँ पे हमने बात करी सीट्स की, ध्यान रखना। SC/ST पॉपुलेशन वुमेन 1/3, दिस इज कंपलसरी। वॉलंटरी प्रोविजन क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर मे प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेज ऑफ द चेयरमैन इन द म्यूनसिपैलिटी फॉर SC/ST इन वुमेन। यहाँ पे चेयरमैन के लिए कोई वो नहीं दिया, जैसे पंचायत में क्या था कि चेयरमैन के लिए भी बोला था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे चेयरमैन थे, है ना, वहाँ बहुत सारे चेयरमैन थे, वहाँ पे पूरी हायरार्की दी। यहाँ पे चेयरमैन के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कि चेयरमैन में जो दैट इज़ वो है, दैट इज़ रिजर्वेशन है, वो हमारी किस पे डिपेंड करता है, स्टेट लेजिस्लेचर पे। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर OBCs, रिजर्वेशन किसके लिए, OBCs के लिए भी वॉलंटरी है अपने आप में, दिस इज मे है। ठीक है, तो चेयरमैन के लिए मे है एंड OBCs के लिए भी मे है, ध्यान रखने वाली बात ये है। नाउ रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब शेल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। वो कह रहा है जो रिजर्वेशन किया गया है SC के लिए, ST के लिए, वो सीज मतलब एंड हो जाएगा अपने आप में, हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड। कब हो जाएगा, जब हमारे टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर रखा था हमने, जब वो हमारा खत्म हो जाएगा। ड्यूरेशन क्या है म्यूनसिपैलिटीज़ की, जो एक्ट है प्रोवाइड करता है फॉर अ 5-year टर्म ऑफ ऑफिस फॉर एवरी म्यूनसिपैलिटी। जो एक्ट है प्रोवाइड क्या कर रहा है कि 5 साल का टर्म होगा हर एक म्यूनसिपैलिटी का। फर्दर फ्रेश इलेक्शंस भी कॉन्स्टिट्यूट होंगे, और फ्रेश इलेक्शंस कब कब होंगी, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 5 साल से पहले। अगर 5 साल से पहले जो है बिफोर द एक्सपायरी हो गई है तब हो सकता है, या फिर डिसोल्यूशन के केस, मतलब 5 साल पूरे हो गए तब हो गए तो होंगी फ्रेश इलेक्शंस। उसके अलावा जब डिसोल्यूशन हो जाता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन, मतलब वो कह रहा है कि जैसे डिसोल्यूशन हो गया, अब डिसोल्यूशन के होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या कराना है, फ्रेश इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। बट ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो रिमाइंडर है, वेयर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड इज लेस देन 6 months, लेकिन अगर 6 महीने से भी कम का टाइम रह रहा है नई फ्रेश इलेक्शंस में, है ना, टर्म को कंप्लीट होने में, इट शेल नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड एनी इलेक्शन म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उस टाइम पे इलेक्शंस कराने हैं। म्यूनसिपैलिटी रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन डज नॉट एंजॉय द फुल पीरियड ऑफ 5 years बट रिमेन इन ऑफिस ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। वो कह रहा है, ठीक है, बट where the remainder of the period is less than 6 months it shall not be necessary to hold any election। वो कह रहा है कि देखो अगर हमें पढ़ी थी ना जो ऐसी म्यूनसिपैलिटी जो रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है आफ्टर द प्री मेच्योर डिसोल्यूशन, होना 5 साल पर डिसोल्यूशन था लेकिन उससे पहले 2 साल के बाद डिसोल्यूशन हो गया, तो जो नई हमारी सभा आएगी इस टाइम पे इलेक्शन करवा के वो 3 साल ही रहेगी ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड एंड देन 5 साल पे तो दोबारा से फ्रेश इलेक्शंस होंगे। समझ में आया। डिस्क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, ये जैसे ऑलरेडी हमने पंचायत में पढ़ा था सेम ही है, सेम डिस्क्वालिफिकेशन भी सेम ही रहेगा। रिजर्वेशन थोड़ा सा अलग था, वो मैंने बता ही दिया। डिस्क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अ पर्सन शेल बी डिस्क्वालीफाइड, ऐसा पर्सन जो कि डिस्क्वालीफाइड होगा फॉर बीइंग चूजन और एज फॉर बीइंग मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड और एनी अदर लॉ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बार्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस। कुछ नहीं है, वो कह रहा है कि ऐसा पर्सन डिस्क्वालीफाइड होगा। कौन सा पर्सन डिस्क्वालीफाइड होगा, या फिर तो चूज़ हो गया फिर इलेक्शन लड़ रहा है, अगर ऐसा कोई लॉ उस टाइम पे है इन द पर्पस फॉर द इलेक्शंस, ठीक है, या फिर वो ऐसा कोई लॉ जो है वो लाया है स्टेट लेजिस्लेचर, वो बोल रहा है कि ये पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाइड है बिकॉज ऑफ दिस और वो कंटेस्ट नहीं कर सकता। मिनिमम एज क्या है, सही सेम 21 years है। क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन किसको रेफर किए जाएंगे, ऐसी अथॉरिटी को जिसको भी स्टेट लेजिस्लेचर बोले, तो ये सब कुछ स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में दिया है हमें। बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की, ऑलरेडी हमने बात करी थी। सुपरिटेंडेंट करेगा, डायरेक्शन देगा, कंट्रोल रखेगा म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस पे, और स्टेट लेजिस्लेचर बाकी सब कुछ, मतलब देखो ये तो कंपलसरी है, इसको बनाना पड़ेगा, ये काम करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ के आए थे कि इसका जो चेयरमैन है
इसको हमारा कौन इलेक्ट करता है, दैट इज़ गवर्नर करता है, ठीक है। और लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजन बनाती है जो भी मैटर्स हैं रिलेटेड टू द इलेक्शंस ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, वो बना सकती है बाकी। और इसको हटाने का काम किसका होता है, ये एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट हटता है, तो दैट मीन्स इसका जो काम है इसके मतलब कौन हटा सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट हटा सकता है, ठीक है। ये चीज़ हम देख के आए हैं ऑलरेडी पिछले चैप्टर में। पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, तो स्टेट लेजिस्लेचर ही इसको पावर देगा, है ना, इंडो कर सकता है म्यूनसिपैलिटीज़ को। अच्छा सॉरी, इसकी नहीं, इसकी बात कर रहे हैं नॉर्मल पावर्स एंड फंक्शंस क्या होंगी म्यूनसिपैलिटी के पास। तो स्टेट लेजिस्लेचर ही वो भी तय करेगा कि क्या पावर्स, क्या जो अथॉरिटी है वो देनी है, नेसेसरी है टू इनेबल दैम टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, सो दैट वो अच्छे से फंक्शन कर पाए। फाइनेंसेस, तो ये भी जो है स्टेट लेजिस्लेचर का ही अपना पूरा है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में ऑथराइज अ म्यूनसिपैलिटी टू लेवे, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट द टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स एंड हमारी फीस। वो कह सकती है, अथॉरिटी दे सकती है म्यूनसिपैलिटी को कि तुम लगाओ, कलेक्ट करो और खुद में आपस में बांटो टैक्सेस, ड्यूटीज़, टोल्स एंड फीस को। एज वेल एज असाइन कर सकती है म्यूनसिपैलिटी को कुछ टैक्सेस, ड्यूटीज़, टोल्स, फीस लीव्ड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो उसने खुद लगाई थी, खुद कलेक्ट करी थी, उसमें से भी कुछ पैसा दे सकती है। प्रोवाइड फॉर मेकिंग ग्रांट इन एड, ग्रांट्स भी दे सकती है टू द म्यूनसिपैलिटी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट एंड प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स, और एक फंड भी बना सकती है फॉर क्रेडिटिंग ऑल द मनीज, जो कि जिस फंड में क्या करेगी वो अपनी तरफ से पैसा डालती रहेगी, ठीक है। फाइनेंस कमीशन सेम ही है, ऑलरेडी वी हैव, देखो फाइनेंस भी सेम ही था वैसे तो, इलेक्शन कमीशन भी सेम था, ये सारे सेम ही है, ठीक है। अब बात करते हैं दैट इज़ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ये भी सेम है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वही प्रोविजन बनाएगी विद रिस्पेक्ट टू द कि किस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन होंगे और किस तरीके से जो है ऑडिटिंग होगी इन सारे अकाउंट्स की, कौन करेगा, कैसे होगा, जो करने वाले लोग उसकी क्या क्वालिफिकेशन, मतलब सब कुछ हाथ में क्या दे रखा है, स्टेट लेजिस्लेचर की दे रखा है। एप्लीकेशन टू द यूटी, सो ये जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होते हैं टू द यूनियन टेरिटरी, सेम जैसे PRIs होते थे, बट जो प्रेसिडेंट है वो चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं दैट दे वुड अप्लाई टू यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शन, कि वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई तब होंगे यूनियन टेरिटरी में सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस एज ही में स्पेसिफाइड, तो ना, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, वो चाहे तो प्रेसिडेंट कर सकता है जब वो अप्लाई हो यूटी वाले एरिया में, ठीक है। एग्जाम्प्टेड एरिया, कुछ एग्जाम्प्टेड एरियाज़ हैं, यहाँ पे भी हैं बिल्कुल। एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़ में तो नहीं करता है और ये फैक्ट में नहीं है। शेल नॉट अफेक्ट द फंक्शंस एंड द पावर्स टू द दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल, वहाँ पे भी देखा था कि जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे एक दार्जिलिंग एरिया है, वहाँ पे अलग से काउंसिल है, तो उसमें भी ये अप्लाई नहीं करेगा। पार्लियामेंट चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट टू द शेड्यूल्ड एरियाज एंड द ट्राइबल एरियाज सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस एज इट मे स्पेसिफाई, तो पार्लियामेंट चाहे तो इसी एक्ट को मॉडिफाई करके थोड़ा सा चेंज वगैरह करके एज पर द रिक्वायरमेंट इसको अप्लाई करा सकता है, ठीक है। मे एक्सटेंड द प्रोविजंस, है ना, जो सो दैट ये शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज में भी इसको अप्लाई कर सके। नाउ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज़ क्या होती है तो ये कहता है एवरी स्टेट शेल कॉन्स्टिट्यूट, हर एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करना ही करना पड़ेगा। ध्यान रखने वाली बात है शेल, जहाँ पे भी शेल है, जहाँ पे मी है, इस चीज़ का थोड़ा सा ना वो देखते चलना। कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी टू कंसोलिडेट द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द पंचायत एंड द म्यूनसिपैलिटीज़, जो कि क्या करेगी, कंसोलिडेट करेगी प्लान्स को, जिसको प्रिपेयर किसने करा है, पंचायत ने करा है, म्यूनसिपैलिटीज़ ने करा है, ठीक है, इन द डिस्ट्रिक्ट एंड टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज अ होल। साथ में ये क्या करेगी, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाएगा हमारे डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो दोनों के प्लान्स को लेगी, कंसोलिडेट करेगी और फिर इन दोनों को मिला के एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट का प्लान बनाएगी डिस्ट्रिक्ट के लिए। रिमेंबर करो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साइलेंट है ना, ये तो ये है शेल और ये वाली अब आ जाएगी वॉलंटरी प्रोविजंस, वो साइलेंट है। कंपोजिशन कितने लोग रहेंगे, क्या इलेक्शन रहेगा, इट इज़ अप टू द स्टेट लेजिस्लेचर है जो डिसाइड करती है। सिर्फ ये कहता है 4/5 लोग हैं ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज़ के, वो इलेक्ट होंगे बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ से इलेक्ट होके आएंगे इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स, ठीक है। 4/5 कितने, 4/5 आएंगे। जो रिप्रेजेंटेशन है इन सारे मेंबर्स का इन द कमेटी शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द रेशो बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन एरियाज इन द डिस्ट्रिक्ट। मतलब डिस्ट्रिक्ट में देखिए, डिस्ट्रिक्ट में समझ लीजिए 50% रूरल पॉपुलेशन है, 50% अर्बन पॉपुलेशन, तो इसका मतलब जो है अगर 10 लोग आते थे तो 5 अर्बन वाले आ जाएंगे इलेक्ट होके और 5 हमारे रूरल वाले आ जाएंगे, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन पर डिपेंड करेगा, समझ में आई। तो दो ही चीज़ कंपल्सरी दे रखी है कि एक तो होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक है, जिसका मेन काम क्या है, दैट इज टू प्रिपेयर ड्राफ्ट डेवलपमेंट फ्रॉम फॉर होल आर डिस्ट्रिक्ट। साथ में ये भी बोल रखा है दैट कि जो 3/4 थे, 4/5 थे, सॉरी
4th मेंबर है वो हमारे इसमें जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे फ्रॉम द स्टेट, दैट इज़ पंचायत एंड द म्यूनसिपैलिटीज़ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, दैट इज़ इट। बाकी जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर पे डिपेंड करता है। मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी, देखिए मैं बताती हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज नॉर्मली सारे डिस्ट्रिक्ट में होती है, एंड मेट्रोपोलिटन जो प्लानिंग कमेटीज है वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में होती है जो कि काफ़ी लाइक फेमस हैं, लाइक मेट्रो सिटीज़ है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ना कमेटी की होने की जगह ये हो जाएगी। एवरी मेट्रोपोलिटन एरिया शैल हैव अ मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी होनी चाहिए, वहाँ पे शेल मतलब होनी चाहिए टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, जो कि एक ड्राफ्ट जो है डेवलपमेंट का प्लान प्रिपेयर करेगी। तो स्टेट लेजिस्लेचर है मे मेक प्रोविजन, स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस बना सकता है फॉर इट्स कंपोजिशन, इलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन फंक्शन एक्सेट्रा, कि इसका कंपोजिशन कैसे होगा, कैसे इलेक्शन किस तरीके से होगा बाकी लोगों का। एक्ट सिर्फ ये ले डाउन करता है कि जो 2/3 ऑफ मेंबर्स हैं मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की, उनको इलेक्ट करना है हमें बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज एंड द चेयरपर्सन्स ऑफ द पंचायत इन द मेट्रोपोलिटन एरिया अमंग्स देमसेल्व्स। मतलब ये कहता है कि जो 2/3 लोग हैं बेसिस की, ये हमारे कहाँ से आएंगे, पीआरआई के तो चेयरमैन्स में से लिए जाएंगे, और जो मेंबर्स हैं हमारे ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज उनमें से चूज़ होकर आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफकोर्स पॉपुलेशन के बेसिस पे। जो रिप्रेजेंटेशन है इन सारे मेंबर्स का इन द कमेटी शुड बी इन द प्रोपोर्शन इन द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज इन द पंचायत इन दैट मेट्रोपोलिटन एरिया। तो और किस हिसाब से आएंगे, है ना, जो 2/3 मेंबर है तो रूरल से कितने आएंगे, अर्बन से कितने आएंगे, तो किस पर डिपेंड करता है, पॉपुलेशन के रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, बेसिक चीज़ हमने देख लिया। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। यहाँ पे क्या है 4/5 है, यहाँ पे क्या है हमारा 2/3 है, यहाँ पे हमारे दोनों के मेंबर्स में से ले रहे थे, यहाँ पे पीआरआई के चेयरमैन और यहाँ पे दैट इज इन द म्यूनसिपैलिटीज़ के मेंबर्स में से ले रहे हैं, दैट इज़ इट। बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, ये कहता है कि जो एक्ट है ये बार करता है, रोकता है, मना करता है, इंटरफेरेंस कोई भी कोर्ट नहीं करेगा इलेक्टोरल मैटर्स ऑफ दी म्यूनसिपैलिटीज़ में। वो कौन देख लेगा, हमारा इलेक्शन कमीशन देख लेगा, खुद देख लेगा। ठीक है, अब कुछ टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट देख लेते हैं। ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे मैंने बताया था एडमिनिस्ट्रेशन करती है ये बिग सिटीज़ में, बड़े बड़े इलाकों में, और इसको इस्टेब्लिश कौन करेगा, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर करेगी, यूनियन टेरिटरी में पार्लियामेंट करती है। अब इसका फ्रेमवर्क देख लेते हैं। एक काउंसिल होती है जहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशंस होते हैं, लेजिस्लेटिव विंग है, डेलिब्रेटिव एंड लेजिस्लेचर, इट्स लाइक एक्टिंग लाइक अ पार्लियामेंट हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं यहाँ पे जो लोग होते हैं, बट फ्यू नॉमिनेटेड भी होते हैं। कंपोजिशन रिजर्वेशन गवर्न बाय, वो तो हमने देख लिया था कि जो कंपोजिशन है रिजर्वेशन है वो हमारा जो भी हम अभी प्रोविजंस पढ़ के हैं उसके अकॉर्डिंग है। और इसको हेड कौन करता है, मेयर करता है। मेयर है जो प्रिसाइड कर रहा है ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल। स्टैंडिंग कमिटीज़ भी होती हैं जो कि टेक फाइनल डिसीजन लेती हैं चीज़ों पे, एंड देयर इज द म्यूनसिपल कमिश्नर जो कि इम्प्लीमेंट करता है इन सारे डिसीजंस को। ठीक है, दैट इज़ इट, सिंपल सी चीज़ थी। तो काउंसिल इज़ लाइक एक्टिंग लाइक अ पार्लियामेंट एंड मेयर इज़ लाइक अ स्पीकर वी कैन से, ठीक है, जो प्रिसाइड कर रहा है। एंड स्टैंडिंग कमिटी इज़ लाइक अ जो कमिटीज़ है पार्लियामेंट्री कमिटीज़, एंड म्यूनसिपल कमिश्नर कौन है, इट्स लाइक अ एग्जीक्यूटिव, है ना, गवर्नमेंट वाला हिस्सा है, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रहा है। सो ये है हमारे सबसे वाला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं। देखो, काउंसिल इज़ लाइक अ पार्लियामेंट, है ना, डेलिब्रेट करेगा, लेजिस्लेटिव विंग है, उसको हेड कौन कर रहा है, मेयर। मेयर कौन है, इट्स लाइक अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। देन इट ऑल्सो हैव अ कमिटीज़, स्टैंडिंग कमिटीज़ जो कि फाइनल डिसीजन लेंगे, है ना, फाइनल डिसीजन लेंगे डेलिब्रेटिव तरीके से डिस्कशन करके, एंड इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, म्यूनसिपल कमिश्नर करेगा। ठीक है, नाउ म्यूनसिपैलिटी इस्टेब्लिश्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज़ के लिए होती है, हमने ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। इनको हम जानते हैं बाय वेरियस अदर नेम्स, जैसे कि म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल बोर्ड, बोरोग म्यूनसिपैलिटी, सिटी म्यूनसिपैलिटी, अदर्स। लाइक अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी के पास भी 3 अथॉरिटीज़ हैं, काउंसिल है, स्टैंडिंग कमिटीज़ है, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, हेडेड बाय आ प्रेसिडेंट, जिसको हेड कौन करता है इस काउंसिल को, प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन करता है। ठीक है, अनलाइक द मेयर, है ना, ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द पाइवट ऑफ द म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, अपार्ट फ्रॉम प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग्स ही एंजॉयज द एग्जीक्यूटिव पावर। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन है, वहाँ पिछले में हमने देख के आया कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका काम है प्रिसाइड करना ओवर द काउंसिल। इसका काम क्या है, ऑल्सो एग्जीक्यूटिव पावर्स भी इसके पास है, तो ये थोड़ा सा अलग है। इसके पास भी सेम एक काउंसिल है, इसके पास भी सेम एक क्या है, स्टैंडिंग कमेटी, इसके पास भी CEO है, या फिर कहें तो म्यूनसिपल कमिश्नर टाइप हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि था चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो दिस इज ऑल्सो अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वी कैन सी। और इसको कौन हेड कर रहा था, दैट इज़ अ चेयरमैन या प्रेसिडेंट, जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं। बस नाउ बात करते हैं नोटिफाइड एरिया कमेटी की।
देखिए ये होते हैं फास्ट डेवलपिंग टाउन्स ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। समझ लीजिए कि किसी जगह पे ना बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेंगी, सडनली इतनी बड़ी बड़ी जब इंडस्ट्रीज लग जाएंगी तो वो एकदम से फास्ट उसका जो है डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा, फास्ट पेस से होना शुरू हो जाएगा। और फॉर अ टाउन विच डज नॉट येट फुलफिल द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ म्यूनसिपैलिटी, और जो बाकी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं कर रहा है, कि उसको हम एक क्या कह सकते हैं कि पूरी इंडस्ट्री वो भी नहीं बना सकते, म्यूनसिपैलिटी भी नहीं बना सकते हैं, बट फिर अदरवाइज इज़ कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत है, बट प्रॉब्लम ये है कि यू कांट से आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ भी वो म्यूनसिपैलिटी नहीं है, इंपॉर्टेंट है, फास्ट डेवलपिंग टाउन भी है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो सिंस इस्टेब्लिश बाय नोटिफिकेशन इन द गवर्नमेंट गैजेट, तो क्या करता है गवर्नमेंट, क्या करता है नोटिफिकेशन निकालता है, तभी इसको नोटिफाइड क्या कहते हैं गवर्नमेंट गैजेट में, और उसको कहते हैं नोटिफाइड एरिया कमेटी। इसके जो पावर्स हैं फंक्शंस हैं वो मेंशन होते हैं हमारे स्टेट की नोटिफिकेशन में, बेसिक चीज़ बता रखी है। बट अनलाइक द म्यूनसिपैलिटी इट इज़ एन एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी। अगर मैं बात करूँ अनलाइक द म्यूनसिपैलिटी के अलावा अगर आप देखोगे तो एक एंटायरली क्या है, ये नॉमिनेटेड बॉडी है, दिस इज़ अ एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी, दस इट इज़ नाइदर इलेक्टेड बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इसको कोई लॉ के थ्रू भी नहीं बनाया गया, सिर्फ एक नोटिफिकेशन के थ्रू बनाया जाता है, और ये क्या है एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी है फास्ट डेवलपिंग टाउन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इसमें जो मैंने चीज़ें मार्क कर रखी यही खैर सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टेट की नोटिफिकेशन से बन रही है, एंटायरली नॉमिनेटेड है और फास्ट डेवलपिंग टाउन है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। टाउन एरिया कमिटीज़ क्या होती हैं, ये होती है सेमी म्यूनसिपल अथॉरिटी, है ना, मतलब क्या है एक स्मॉल टाउन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई जाती है, वहाँ पे सेमी ये म्यूनसिपल अथॉरिटी है, ठीक है, और सेपरेट एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू ये क्रिएट होती है। इसका मतलब है दिस डजंट कम अंडर द 74th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, तो सेपरेट एक्ट से बनती है। ये कैसी भी हो सकती है, इट मे बी होली इलेक्टेड, होली नॉमिनेटेड, तो इसका कोई फिक्स ही नहीं है, तो इट कैन बी एनीथिंग, है ना। खैर पढ़ लेना स्टिल कि होली इलेक्टेड, होली नॉमिनेटेड भी हो सकती है, पार्शली इलेक्टेड, पार्शली नॉमिनेटेड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टाउन एरिया कमेटी के छोटे से टाउन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेमी म्यूनसिपल अथॉरिटी है, ठीक है, और सेपरेट एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से बनती है। अब कंटोनमेंट बोर्ड्स क्या हैं, देखिए फॉर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो अर्बन एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविलियन पॉपुलेशन, फॉर द सिविलियन पॉपुलेशन के लिए, लेकिन एरिया कौन सा है, कंटोनमेंट। देखिए कंटोनमेंट एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जनरली हमारे जो ऑफिसर्स हैं आर्मी वाले के जो लोग होते हैं, जनरली वो उनका कैंट वगैरह होता है, ठीक है, वहाँ पे रहने की ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं, वहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह भी रहती हैं उनकी, तो इट इज़ सेटअप अंडर द कंटोनमेंट एक्ट। तो कंटोनमेंट एक्ट के तहत ही बनता है, लेजिस्लेशन एक्ट इनेक्टेड बाय आवर सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो ये एक एक्ट के थ्रू बन रहा है, कौन सा एक्ट, दैट इज़ कंटोनमेंट एक्ट। तो ये क्या 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत बन रही है, नो। वर्क्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री में, जैसे कि हमने पहले बताया था कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करती है। कंटोनमेंट बोर्ड कंसिस्ट ऑफ पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड, इसमें मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स, जैसे कि मैंने बताया। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो कंटिन्यू करते हैं कि जब तक वो होल्ड कर रहे हैं ऑफिस दैट स्टेशन, मतलब एक तरह का जब तक वो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, हाँ ऑफिसर्स हैं, तब तक वो इसका पार्ट रहते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ हमने देख ली, कौन से एक्ट के थ्रू लेके आ रहे हैं, कंटोनमेंट एक्ट के थ्रू आ रहे हैं, पार्शल इलेक्टेड है, पार्शल नॉमिनेटेड है, कौन सी मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये आ रहे हैं। मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग द स्टेशन, इसका ही एक्स ऑफिसर प्रेसिडेंट जो चेयरमैन होता है वही ये होता है, दैट इज़ अ मिनिस्ट्री का जो ऑफिसर कमांडिंग, ठीक है। और अगर हम देखें तो वाई जो फंक्शंस हैं जनरली वो कौन परफॉर्म करता है, हमारे सिमिलर है टू दोज ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, वैसे ही काम कर रहा है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है वो अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, जो जनरली हमारी, ठीक है, टाउनशिप। दिस टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिश बाय द लार्ज पब्लिक इंटरप्राइज। जो इस तरीके की जो अर्बन गवर्नमेंट है, ठीक है, टाउनशिप है ना, इसको कौन इस्टेब्लिश करता है, लार्ज पब्लिक इंटरप्राइजेस टाउनशिप है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप अभी पढ़ के आए थे, गवर्नर इसको वो करता है ना। सो जनरली क्या करता है यहाँ पे जो बड़ी बड़ी लार्ज पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं वो क्या करती हैं, सिविक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करती है उनकी स्टाफ को, वर्कर्स को, जो कि लिव कर रहे हैं द हाउसिंग कॉलोनीज बिल्ट नियर द प्लांट, या प्लांट लगा आसपास, अब क्या होगा लोग बसने शुरू करें, ठीक है, तो उसको ये फैसिलिटीज़ खुद ही प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पे कोई इलेक्टेड मेंबर्स तो आते ही नहीं है, ठीक है, इस तरीके से जैसा इंडस्ट्रियल टाउनशिप। पोर्ट ट्रस्ट क्या है, पोर्ट ट्रस्ट देखो इस्टेब्लिश होता है पोर्ट एरियाज़ में, उसके दो ही काम होते हैं कि मैनेज एंड प्रोटेक्ट करना पोर्ट को, एंड वहाँ पे वही से सिविक एबिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, ये भी हमारे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ही बनता है, ठीक है। यहाँ पे बोथ इलेक्टेड एंड कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं,
स्पेशल पर्पस एजेंसी, ये कुछ फंक्शनल लोकल बॉडीज़ होती हैं जो कि इस्टेब्लिश होती हैं एज स्टैट्यूटरी बॉडीज़, मतलब टेम्प्रेरी बॉडीज़ हैं, सॉरी लॉ के थ्रू बने हुई हैं, बाय द एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से बनती हैं। ये फंक्शन करती है ऑटोनॉमस बॉडीज़ की तरह एंड डील करती है फंक्शंस अलॉटेड टू देम इंडिपेंडेंटली ऑफ द अर्बन लोकल गवर्नेंस। मतलब देखिए स्पेशल पर्पस कुछ नहीं है, जैसे कि एक एरिया है, ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी म्यूनसिपैलिटी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक पार्टिकुलर फंक्शन जो है स्पेशल जो है एक स्पेसिफिक पर्पस है मेरा, उसके लिए मैं एक अलग से एजेंसी लगा दूँ, है ना, तो वो पैरेलल में उनकी चलती रहेगी। दस दे आर नॉट सबॉर्डिनेट एजेंसीज नहीं होती हैं, स्पेशल पर्पस एजेंसीज होती हैं। और ये कौन लगा रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर बना रहा है। नोट करिए, सेंट्रल काउंसिल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, हमने देखा था ना दैट वी हैव सीन इन द कॉन्स्टिट्यूट अंडर द आर्टिकल 263 इंटर स्टेट रिलेशंस में देखा था। इंडिया बाय ना ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ये सेटअप हुई थी। ये काउंसिल क्या है? एक एडवाइजरी बॉडी है और ये कंसिस्ट करती है मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड यूनियन जो मिनिस्टर्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, ठीक है। तो कुछ नहीं करती है, एडवाइस देती है रिगार्डिंग कि किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट को और ज़्यादा बेहतरीन किया जाए, इनका मेन यही काम है। तो वी हैव द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ दिस। तो अच्छा है, मीन्स वगैरह में भी कोट कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूट हुई अंडर द आर्टिकल 263 बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, और एक एडवाइजरी बॉडी अपने आप में, इसमें मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रहते हैं, और भी जो अर्बन मिनिस्टर हैं वो इसके चेयरमैन की तरह काम करते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात है, कौन सी बॉडीज़ है जो इलेक्ट हुई है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो पोर्ट ट्रस्ट और कंटोनमेंट बोर्ड हमारे किससे बनी है? ये हमारी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना है, ठीक है। कौन कैसे बना है? वैसे जनरली मैंने देखा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द इवन द प्रीलिम्स द मेंस की बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस आए हैं। सो एटलीस्ट यहाँ से मोटा मोटा में पढ़ना है, दैट इज़ इट। वी हैव डन दिस चैप्टर इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर। बार बार इसको देखना है, समझना है, देखना है, रीड करना है, समझना है, छाप लेना है, इसी से एग्जाम्पल्स पिकअप करने हैं, बिकॉज एग्जाम्पल्स यहीं से लिखेंगे, यही नॉलेज जो है हमारी मेंस में भी काम आने वाली है। सो उसको होलिस्टिक मैनर में कंप्लीट करते चलना है। देखो कैसे करना है, अपना क्लास देखो, फिर एक बार इसको रीड करो, और क्लास देखते देखते रीड करो बुक को, एंड देन रिकॉल करो, एंड देन अगर कमी लगती है तो फिर दोबारा से उस चीज़ को रीड करो, रिवाइज करो, राइट करो, रिकॉल करो, दैट इज़ इट।